हेलो दोस्तों, एमआर के परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लासें चल रही थी आपके लिए जीके के लिए, तो जैसे आईयूसीएल की एग्ज़ाम 6 नवंबर को है, तो विशेष रूप से आईयूसीएल के एग्ज़ाम के लिए, और चाहे वो 12th हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे बीएससी हो, चाहे वो आईटीआई हो, तो ये क्लास सभी के लिए है। और इसमें ये टॉप 10 क्वेश्चन बताए गए हैं, परंतु इसमें पता है आपको कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन के बीच में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और वो भी आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कृपया करके इसको देखना नहीं भूलें। तो मैं शुरुआत करता हूँ। और वैसे ये दिवाली का त्यौहार निकला है, तो आप सब लोग ढीले पड़ गए होंगे। कुल मिला के ये है कि आपको ढीला नहीं होना है, सतर्क ही रहना है एग्ज़ाम के लिए। तो कुल मिला के आप अपनी तैयारी में लग जाइए आप। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन असंगत है। असंगत समझते हो, अनकॉन्सिस्टेंट। तो कुल मिला के ये है कि इसमें असंगत ये है कि जिसका जिससे मैच नहीं खा रहा है। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे आपका पास्कल है, क्या दिया है पास्कल। पास्कल के सामने क्या लिखा है, प्रेशर। जैसे ये आपका क्या दिया है, पास्कल। पास्कल और पास्कल के सामने आपका क्या लिखा है, प्रेशर। तो देखो एक तरफ यूनिट है और दूसरी तरफ उसका क्या है, एक तरफ यूनिट है और दूसरी, और जैसे पास्कल है और दूसरी तरफ क्या आपकी दी है, क्वांटिटी दी हुई है, राशि दी हुई है। तो यहाँ पास्कल है, पास्कल किसका यूनिट होता है, प्रेशर। प्रेशर मतलब दाब। तो हम कह सकते हैं जो पास्कल है आपका, तो पास्कल किसका यूनिट है, प्रेशर का। किसका यूनिट है, प्रेशर का। अब बात करते हैं पारसेक की। पारसेक, तो पारसेक किसका यूनिट है, टाइम का। ये सही है क्या, तो इसे हम बाद में देखेंगे। कुल मिला के आगे सभी के बारे में बता दें। तो पास्कल के आगे क्या लिखा है, टाइम। और कैंडला, कैंडला के आगे क्या लिखा है, जैसे कैंडला, कैंडला के आगे लिखा है लाइट इंटेंसिटी। तो और डॉप्सन के आगे लिखा है ओजोन। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि जो दाब होता है, दाब को हम इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं, जिसकी यूनिट क्या होती है, पास्कल। तो उसे हिंदी में या इंग्लिश में दोनों में पास्कल बोलेंगे। और जैसे ये पारसेक, पारसेक किसकी यूनिट होती है, पारसेक किसकी यूनिट होती है, पारसेक होती है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है क्या, पारसेक। जो पारसेक होता है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पारसेक किसका, दूरी का। अब कैंडला, कैंडला, कैंडला के आगे लिखा है कि लाइट इंटेंसिटी। तो देखो कैंडला किसका मात्रक होता है, लाइट इंटेंसिटी अर्थात ज्योति तीव्रता का। तो ये भी सही है। तो कौन सा इसमें सही होगा, पहला भी सही है आपका, और ये तीसरा भी सही है, लाइट इंटेंसिटी किसका, कैंडला का। और डॉप्सन, डॉप्सन तो आपको पता है कि जो ओजोन लेयर की मोटाई होती है वो किस में नापते हैं, डॉप्सन में। और जिसमें मोटाई नापी जाती है वही उसकी क्या होगी, यूनिट। अर्थात तो ये पहला तीसरा चौथा सही है, और गलत कौन सा है, पारसेक। क्योंकि पारसेक का यूनिट क्या होता है, वो सॉरी, पारसेक किसका यूनिट होता है, दूरी का। दूरी का सबसे बड़ा इकाई क्या होता है, पारसेक। तो यहाँ आप देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन, जैसा सत्य को पहचानिए, असत्य को पहचानिए, नो टू फॉल्स। तो कुल मिला के इसमें यह है कि पहला आप देख लीजिए, जैसे पहला दिया है आपका कि विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो ये हम जानते हैं कि विटामिन डी क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। और कैल्सीफेरॉल जिसमें मानो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। और रिकेट्स में क्या होता है, जो हड्डियां होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, कोमल या लचीली हो जाती हैं, अर्थात कमजोर हो जाती हैं। अगला हम देखेंगे बी ऑप्शन। तो बी में क्या दिया है कि हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य, हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का संवहन करना। तो जो हमारा
जो हीमोग्लोबिन होता है, जो खून में पाया जाता है, आपके ब्लड में पाया जाता है, तो जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन तो इसका जो तभी तो दिया है कि हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का संवहन करना। तो जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन होता है या संवहन या लाना ले जाना किसका काम होता है? हीमोग्लोबिन का। और ये हीमोग्लोबिन से क्रिया करके क्या बना देता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसके बाद हम देखते हैं विटामिन के। विटामिन के का उपयोग रक्त के थक्के को रोकने में होता है। तो ये तो सबको पता है कि विटामिन के होता है, उसका काम क्या होता है? रक्त विटामिन के की कमी से क्या नहीं बनता है? रक्त का थक्का। तो अर्थात विटामिन के जहाँ उपस्थित होगा वो क्या करेगा? रक्त का थक्का को रोकेगा या रक्त का थक्का बनाने में मदद करेगा। अब यहाँ देखते हैं विटामिन ए डी ई के वसा में घुलनशील नहीं है। अर्थात हमें पता है विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होते हैं, यहाँ लिख ले, देखते हैं हम आपको कि जो विटामिन होते हैं, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होते हैं वाटर सॉल्युबल और दूसरा होता है फैट सॉल्युबल। अब बात करते हैं कि वाटर सॉल्युबल में आपके कौन कौन से आते हैं? वाटर सॉल्युबल में कौन सा आएगा? विटामिन बी और विटामिन सी। और फैट सॉल्युबल में आपका कौन कौन सा आएगा? अब बी के अलावा जो भी बचे वो आपके फैट सॉल्युबल में आएंगे। जैसे आपका विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। अर्थात इसको एडीई के अडैक भी पढ़ लो या इसको उल्टा पढ़ेंगे तो कीड़ा हो जाएगा। तो जो विटामिन बी होते हैं और सी होते हैं ये कैसे होते हैं? पानी में घुल जाते हैं। और ए डी ई के होते हैं ये किस में घुलते हैं? वसा में। लेकिन यहाँ क्या दिया है कि ए डी ई के वसा में घुलनशील नहीं होते हैं। तो अर्थात असत्य कथन आपका क्या होगा? विटामिन डी। अब बात करते हैं हम विटामिन की, तो इनके रासायनिक नाम की। तो रासायनिक नाम या केमिकल नेम, रासायनिक नेम या केमिकल नेम, तो देख लीजिए आप। केमिकल नेम जैसे ए, कौन कौन से आपके विटामिन हुए? जैसे विटामिन ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी, ई और के। तो इनके बारे में देख लीजिए आप। जैसे विटामिन ए है, तो विटामिन ए को हम, ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। ए का रासायनिक नाम आपका क्या होगा? ए का रासायनिक नाम होगा, ए का रासायनिक नाम होगा, थोड़ा नया नया चला रहे हैं तो आप समझ लीजिए, रेटिनॉल। और विटामिन बी, अब यहाँ देखो बी में कईयों सारी विटामिन होती हैं। जैसे विटामिन बी 1 है, बी 2 है, बी 3 है, बी 4, बी 5, बी 7, बी 9, बी 12, ये सब विटामिन बी में होती हैं। तो यहाँ हम बी 1 के बारे में बात कर लेते हैं, थायमिन। क्या? थायमिन। और सी हमें पता ही है कि सी क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। और ये डी, डी आपका क्या होता है? कैल्सिफेरॉल। ई क्या होता है? टोकोफेरॉल। और के क्या होता है आपका? फ्लोकिनोन। PHYLOQUINON, फ्लोकिनोन। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन बी 1, इसे विटामिन बी 1 भी बोल, क्योंकि ये बी 1 का ही रासायनिक नाम होता है। तो विटामिन बी 1 इसे हम क्या कहेंगे?
थायमीन। अब विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से क्या होगा आपका रतौंधी। रतौंधी क्या होता है, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जैसे रात में आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, और जैसे प्रेग्नेंट स्त्रियों के ऐसा होता है खास तौर पे। और जैसे विटामिन बी 1 है, विटामिन बी 1 की कमी से क्या हो जाता है, वो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन, कमी से होता है वेरी वेरी। और विटामिन सी से जैसे एस्कॉर्बिक एसिड है, इससे क्या होता है आपका स्कर्वी, जैसे दांतों में क्या हो जाता है, खून आने लगता है, तो ये सब क्या होता है, विटामिन सी होती है, विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी देखो, विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है आपका, आंवला। और विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स। ये तो इसमें दिया ही है क्वेश्चन में। और ये होता है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, इसे विटामिन ई बोलते हैं। इसको दूसरा नाम किससे जानते हैं, ब्यूटी विटामिन से, ब्यूटी विटामिन से। इसे क्या और कहते हैं, ब्यूटी विटामिन। इसे क्या, ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। तो कुल मिला के ये है। और के, तो इसकी विटामिन ई की कमी से क्या होता है, आपके जनन क्षमता प्रभावित हो जाती है, जनन क्षमता कम हो जाती है। और विटामिन के होता है, ये तो आपका क्या करता है, रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। और विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, सूर्य। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं। जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में वनस्पति पाई जाती है उसे हम क्या कहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, यहाँ पे आपका दिया है मरुस्थलीय क्षेत्र। अब यहाँ पे आपका दिया है हेलोफाइटा। तो हेलोफाइटा या हेलोफाइट दिया है, तो ये हेलोफाइटा किससे संबंधित होता है, जैसे लवड़ी होती है, लवड़ी या नमकीन, लवड़ी या नमकीन। जैसे लवड़ी या नमकीन कहाँ पाया जाता है, समुद्र, अर्थात जो समुद्र में वनस्पति पाई जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, हेलोफाइटा। पानी में पाई जाने वाली वनस्पति। तो कुल मिला के ये जो भी है, ये वनस्पति के बारे में बात होगी। तो ये लवड़ी या नमकीन पानी में पाई जाने वाली जो वनस्पति होगी वो क्या कहलाएगी, हेलोफाइटा। अब बात करते हैं हम लिथोफाइटा की। तो लिथोफाइटा, लिथो से समझ ही रहे होगे कि लिथो मतलब पत्थर या चट्टानों पर उगने वाली जो भी वनस्पति होगी, जैसे लिथोफाइटा, तो पत्थर या चट्टानों पर, पत्थर या चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति आपकी किस में आएगी, लिथोफाइटा में। अब बात करते हैं जीरोफाइटा की। तो जीरोफाइटा, और जीरोफाइटा मेरा क्या होता है, मरुस्थलीय भूमि पर उगने वाली वनस्पति। यही क्या होता है, मरुस्थलीय। अच्छा, जो भी मानो वनस्पति है जो मरुस्थलीय भूमि पर उगेगी उसे हम क्या कहेंगे, जीरोफाइटा। और उसके बाद करते हैं थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा में देख लीजिए, तो जो थैलोफाइटा का होता है, जैसे थैलोफाइटा में वो आते हैं जो आपके क्या होते हैं, कवक और शैवाल के सहजीवन से प्राप्त होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कवक प्लस शैवाल, कवक और शैवाल के सहजीवन से आपको क्या प्राप्त होता है, लाइकेन। क्या प्राप्त होता है, लाइकेन। अर्थात जो आपका लाइकेन होगा वो क्या होगा, थैलोफाइटा समूह का पौधा होगा। और ये किससे प्राप्त होगा, कवक और शैवाल से। और जैसे मरुस्थलीय भूमि में, जैसे जीरोफाइटा में भी पौधे पाए जाते हैं, जैसे आपका क्या है, जैसे नागफनी है, क्या, नागफनी, या कैक्टस, क्या, कैक्टस। तो ये सब किस में आएंगे, आपके मरुस्थलीय भूमि में उगने वाले पौधे हैं। इसी के साथ हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जैसे पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जिसे हम क्या बोलते हैं, ओपेक। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये हम बताना चाहेंगे कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है आपका। मैक्सिमम लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो पता कर लीजिए क्योंकि आप IUCL की एग्जाम देने जा रहे हैं। तो जो आपका ओपेक का मुख्यालय है वो आपका कहाँ होगा, वियना में। कहाँ होगा, वियना। अब वियना की बात हम करते हैं,
तो वियना ये किसी की राजधानी है? किसकी है? ऑस्ट्रिया की। किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। और और जैसे या तो संगठन का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कुछ भी दिया हो तो वियना होगा आपका ऑस्ट्रिया। अब बात करते हैं वियना की, तो वियना ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वियना डैन्यूब। किसके नदी के किनारे बसा हुआ है? डैन्यूब नदी के किनारे। डैन्यूब नदी के किनारे। अब और भी हम बात कर लेते हैं, जैसे काठमांडू है। क्या? काठमांडू। तो काठमांडू में क्या है? काठमांडू में किसका मुख्यालय है? सार्क का। सार्क का। इसे हम क्या और बोलते हैं? दक्षेस। इसे क्या और बोलते हैं? दक्षेस। अब बात करते हैं कि दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में। कब? 1985 ईस्वी में। अब इसके बाद दिया है आपका ग्लैंड। अब ग्लैंड ये कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड में किसका मुख्यालय है? WWF का। अच्छा, इसे क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड फंड। तो इसका जो लोगो है वो क्या है? WWF का लोगो पांडा। क्या है? पांडा। और जो ग्लैंड है ये कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। तो ये हुआ। इसके बाद देख लीजिए मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल आपको पता होगा, इसमें पर्यावरण का भी सम्मेलन हुआ था। तो मॉन्ट्रियल ये कहाँ पड़ता है? कनाडा में। कहाँ पड़ता है? कनाडा में। अब बात करते हैं मॉन्ट्रियल की, तो मॉन्ट्रियल में क्या है? और मॉन्ट्रियल में किसका मुख्यालय है? बाड़ा का। बाड़ा सुने होगे आप? WADA। ये होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो ये क्या होती है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होती है। जो भी मानो ये क्या कहते हैं, विषाक्त पदार्थों का जो भी होता है उसे रोकने के लिए संस्था बनाई गई है वर्ल्ड लेवल पे। और जैसे भारत की बात करते हैं तो भारत में क्या है? बाड़ा की जगह नाडा। NADA। ये क्या होती है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होती है। तो ये नाडा होता है भारत में। तो कुल मिला के यही कहना चाहेंगे। अगला वाला इसका क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन को पढ़ते रहिए आप। जैसे काठमांडू है तो काठमांडू में किसका मुख्यालय है? सार्क का। जैसे हिंदी में दक्षेस भी बोलते हैं। इसकी स्थापना 1985 में हुई है। अब बीना, बीना क्या? डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। और डैन्यूब जो है वो कहाँ पे? बीना के किनारे नदी है। और जो वियना है, वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। अब बात करते हैं हम जो ग्लैंड है। ग्लैंड में किसका मुख्यालय है? WWF का, वर्ल्ड वाइड फंड का। ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा। और कनाडा में मॉन्ट्रियल है तो मॉन्ट्रियल में किसका मुख्यालय है? बाड़ा का। बाड़ा क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होती है। जैसे भारत में चलता है नाडा, नेशनल नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा है, हमें पता है कि भारतीय मानक समय रेखा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो कितने राज्यों से गुजरती है? टोटल टोटल 5 स्टेट। अब जो ये 5 स्टेट आपके कौन से हैं? सबसे पहले कहाँ से गुजरेगी? उत्तर प्रदेश से। उसके बाद फिर MP से, मध्य प्रदेश से। और उसके बाद आपकी कहाँ से आएगी? तीसरे नंबर पर जाएगी आपकी छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद फिर आपका कहाँ जाएगी? ये उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद कहाँ? आपका आंध्र प्रदेश। तो कुल मिला के जो भारत की जो समय रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। पहला आपका क्या होगा? उत्तर प्रदेश। दूसरा मध्य प्रदेश। तीसरा छत्तीसगढ़। चौथा उड़ीसा। पांचवा आंध्र प्रदेश। अब इसमें से आप देख लीजिए कि इसमें से कौन सा अंश मानो जो
ऑप्शन दिए उसमें नहीं है। तो आपका क्या है, उत्तर प्रदेश दिया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका क्या नहीं दिया है, तेलंगाना। तो इसका आंसर क्या होगा, तेलंगाना या तेलंगाना। तो कुल मिला के अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आपकी भारतीय समय मानक रेखा है वो कितने डिग्री पे है, 82.5, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 82 डिग्री ईस्ट। अब ये भारत मानो यूपी में या भारत में कहाँ से इसका जो मानो स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ से लिया गया है, नैनी। अब नैनी कहाँ पड़ता है आपका, इलाहाबाद। वर्तमान में इसे क्या बोलते हैं, प्रयागराज। तो ये रहा आपका, कुल मिला के ये है, ये कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से आपके दिए हुए हैं। ये क्रम से याद होना चाहिए, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और उसके बाद अब ये कितने डिग्री ईस्ट है, तो ये 82.5 डिग्री ईस्ट है। और इसका जो स्टैंडर्ड टाइम लिया गया वो कहाँ से लिया गया, नैनी इलाहाबाद से लिया गया। इलाहाबाद को वर्तमान में क्या बोलते हैं, प्रयागराज बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्न में से किस समिति का गठन शैक्षिक सुधार के लिए किया गया था। तो सबसे पहले हम सभी समितियों के बारे में जान लेते हैं। तो आप देख लीजिए जैसे आपका क्या है, सरकारिया कमीशन। तो सरकारिया कमीशन या सरकारी आयोग ये किससे संबंधित है, तो सरकारिया जो आयोग है वो किससे संबंधित है, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य के मध्य संबंध। अब आपका आता है नरसिम्हन कमेटी या नरसिम्हन समिति। तो नरसिम्हन समिति ये किससे संबंधित है आपका, बैंकिंग रिफॉर्म से, बैंकिंग रिफॉर्म या बैंकिंग सुधार, या बैंकिंग सुधार। इसके बाद देखते हैं हम कोठारी आयोग। तो कोठारी आयोग के बारे में तो आप जान ही चुके होंगे कि ये कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1966 में। और ये किससे संबंधित है, तो ये आपका शैक्षिक सुधार से, किससे, शैक्षिक सुधार। तो कोठारी आयोग आपका शैक्षिक सुधार से। बात करते हैं हम केलकर, केलकर कमेटी या विजय केलकर कमेटी, बात देखी है। तो केलकर जो कमेटी है वो आपकी किससे संबंधित है, कर सुधार से, कर सुधार से। तो इन सभी में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपकी है, अब इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, कोठारी आयोग, क्योंकि वो किससे पूछा है, शैक्षिक के गठन से, शैक्षिक सुधार से, तो कौन सा होगा, कोठारी आयोग। अब हम बात कर लेते हैं आपका केलकर कमेटी से। तो इसमें क्या है, जो कर सुधार से है। अब कर सुधार में क्या आता है आपका, जैसे जीएसटी है,